नमस्कार। आज का मेरा ये व्याख्यान कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत पर केंद्रित है। जैसा हम जानते हैं कि कार्ल मार्क्स समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए एक चिर परिचित नाम है, एक ऐसा नाम जिन्होंने सामाजिक चिंतन को, समाजशास्त्री चिंतन को एक विशिष्ट दिशा प्रदान की। कार्ल मार्क्स एक भौतिकवादी सामाजिक विचारक थे, जिनका संपूर्ण चिंतन मौलिकता से ओतप्रोत है, जिनका संपूर्ण चिंतन समाजवाद की ओर संकेत करता है, जिनका संपूर्ण चिंतन उनको एक महत्वपूर्ण समाजवादी के रूप में स्थापित करता है। कार्ल मार्क्स ने अपने जीवन में अनेकों सिद्धांत दिए, कई क्रांतियों के लिए उनके विचार जिम्मेदार रहे, लेकिन उनका सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत, जिसका पठन पाठन विश्व के लगभग प्रत्येक विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर, स्नातकोत्तर स्तर पर किया जाता है, वो है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। ये सिद्धांत कार्ल मार्क्स का एक मौलिक सिद्धांत है। ये सच है कि कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत हीगल के द्वंद्ववाद के विचारों से प्रेरित होकर के दिया था, उसकी प्रतिक्रिया के रूप में। तो सबसे पहले तो हम इस बात की चर्चा करेंगे कि हीगल और कार्ल मार्क्स का जो वैचारिक अंतर था वो क्या था। इसके लिए हमें याद रखना है कि हीगल एक आदर्शवादी विचारक थे, जबकि कार्ल मार्क्स एक भौतिकवादी विचारक थे। ये सबसे बड़ा अंतर है। हीगल ने फिक्टे के विचारों से, फिक्टे के द्वंद्ववाद से प्रभावित होकर के, प्रेरित होकर के द्वंद्ववाद का सिद्धांत दिया, द्वंद्ववाद संबंधी विचार दिए। हीगल ने विश्व के विकास में, विश्व के विकास को समझाने के लिए द्वंद्ववाद का सिद्धांत दिया। चूंकि हीगल एक आदर्शवादी विचारक थे, उन्होंने विश्व के विकास के लिए आत्मा या विचार के विकास को जिम्मेदार ठहराया। सरल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि हीगल का ये मानना था कि आत्मा के विकास से ही विश्व का विकास होता है, विचारों के विकास से ही विश्व का विकास होता है। जैसे जैसे विचारों का निर्माण होता है, उसी क्रम में विश्व का विकास होता रहता है। हीगल ने अपने द्वंद्ववाद के सिद्धांत में कहीं पर भी भौतिकवाद का नाम नहीं लिया। कार्ल मार्क्स यद्यपि हीगल के विचारों से प्रेरित थे, हीगल के व्यक्तित्व का, हीगल के विचारों का कार्ल मार्क्स पर गहरा प्रभाव था, लेकिन जहां तक कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का सवाल है, प्रश्न है, तो इस सिद्धांत में आपने आंशिक रूप से हीगल के विचारों को स्वीकार किया और आंशिक रूप से उनके विचारों को ठुकराया, खंडन किया। हीगल की इस बात को कार्ल मार्क्स ने पूरी तरह से खंडन किया कि विश्व का विकास आत्मा के विकास से होता है या विचार के विकास से होता है। उनका यह मानना था कि विश्व का विकास आत्मा के विकास से नहीं, विचार के विकास से नहीं,
अपितु पदार्थ के विकास से होता है। तो जहाँ एक ओर हीगल ये मानते हैं कि विश्व का विकास आत्मा के विकास से होता है, विचार के विकास से होता है, तो वहीं दूसरी ओर कार्ल मार्क्स ये मानते हैं कि विश्व का विकास पदार्थ के विकास से होता है। परंतु हम ये बात अवश्य याद रखें कि कार्ल मार्क्स ने हीगल के द्वारा सुझाई गई वाद प्रतिवाद संवाद की प्रक्रिया को विश्व के विकास के लिए स्वीकार किया है। हीगल भी ये मानते हैं कि सबसे पहले एक नया विचार पैदा होता है, नवीन विचार पैदा होता है, जिसे वाद कहते हैं। उसके कुछ समय बाद उसका एक विरोधी विचार, जिसे प्रतिवाद कहते हैं, वो उत्पन्न होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हीगल का विचार था कि प्रत्येक विचार का एक विरोधी विचार अवश्य होता है। तो प्रथम विचार वाद, उसका विरोधी विचार प्रतिवाद। जब वाद और प्रतिवाद उत्पन्न हो जाते हैं तो दोनों ही अपनी श्रेष्ठता को स्वीकार करते हैं। वाद स्वयं को प्रतिवाद से श्रेष्ठतर बताता है और प्रतिवाद स्वयं को वाद से श्रेष्ठतर बताता है। इसलिए दोनों में टकराव होता है, संघर्ष होता है, और इस संघर्ष के परिणामस्वरूप वाद और प्रतिवाद से मिश्रित परंतु उन दोनों से श्रेष्ठतर एक नया विचार संवाद के रूप में उत्पन्न होता है, जो कालांतर में आगे चलकर वाद बन जाता है। पुनः उस वाद का एक विरोधी विचार पैदा होता है, पुनः दोनों के संघर्ष से संवाद उत्पन्न होता है, संवाद आगे चलकर के वाद बन जाता है, फिर विरोधी विचार प्रतिवाद, फिर संवाद। तो वाद प्रतिवाद और संवाद की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप विश्व का विकास होता रहता है। यह हीगल का मानना था। कार्ल मार्क्स ने भी विश्व के विकास में इस प्रक्रिया को स्वीकार किया है, परंतु आपने इसकी समीक्षा पदार्थ के विकास के संदर्भ में की है। कार्ल मार्क्स ये मानते थे कि पहले एक पदार्थ का आविष्कार किया जाता है, पहले एक पदार्थ आता है जो वाद होता है, इसके बाद उसका एक दूसरा पदार्थ पैदा होता है जिसे प्रतिवाद कहते हैं। दोनों पदार्थों के बीच में एक टकराव होता है क्योंकि दोनों ही विचार अपने आप को श्रेष्ठतर मानते हैं एक दूसरे से। दोनों में संघर्ष होता है, दोनों में टकराव होता है और उस टकराव के परिणामस्वरूप एक नया पदार्थ जिसे संवाद कहते हैं वो उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत जहां हीगल के विचारों से प्रेरित है, परंतु इस सिद्धांत में कार्ल मार्क्स की अपनी मौलिकता है। कार्ल मार्क्स स्वयं इस बात को स्वीकार करते हैं कि मैंने हीगल के द्वंद्ववाद को सिर के बल खड़ा हुआ अर्थात उल्टा पाया, मैंने इसे पैरों के बल अर्थात सीधा खड़ा कर दिया। सरल शब्दों में हम बात करें तो कार्ल मार्क्स का मानना है कि हीगल के द्वंद्ववाद संबंधी विचार पूरी तरह से उल्टे थे, गलत थे, और कार्ल मार्क्स ने उन विचारों को सही करके अपने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया। कार्ल मार्क्स ने यह भी लिखा कि
पदार्थ पहले आता है, कार्ल मार्क्स के अनुसार पदार्थ पहले आता है, विचार बाद में आते हैं। भौतिक जगत पहले है, विचार बाद में है। अगर भौतिक जगत नहीं होगा, पदार्थ नहीं होगा, तो ना मनुष्य का विकास हो सकता है और ना मनुष्य सोचने समझने की क्षमता अपने अंदर विकसित कर सकता है। तो पदार्थ के बाद ही विचार आते हैं, ऐसा कार्ल मार्क्स का है। उन्होंने लिखा भी है कि हीगल उस भौतिक जगत को भूल गए जिसमें वो पैदा हुए, जिसने उन्हें विचार करने के योग्य बनाया, चिंतन करने के योग्य बनाया। तो ये कुछ ऐसे कथन हैं कार्ल मार्क्स के जो इस बात की ओर स्पष्ट संकेत करते हैं कि कार्ल मार्क्स हीगल के विचारों से प्रेरित होने के बावजूद भी उनके द्वंद्ववाद के जो आत्मा संबंधी विचार हैं, आत्मा या विचार के विकास संबंधी विचार हैं, उनसे बिल्कुल सहमत नहीं थे। और आपका मानना था कि उनके वो विचार उल्टे हैं, परंतु साथ में ये भी मानना था कि जो उनका सिद्धांत है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का, उसमें उन्होंने हीगल के विचारों को शुद्ध करके, सही करके दोबारा प्रस्तुत किया है, जो ज़्यादा सही है।